नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश टीजीटी हो, पीजीटी या एग्रीकल्चर टीए, कैंप सुपरवाइज़र, आईबीपीएस, एफओ, डबलएओ, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है दोस्तों, एंटोमोलॉजी से यानी कि कीट विज्ञान से प्रश्न रहेंगे। इसमें हम देखेंगे कीटों का अध्ययन और डस्टर और स्पेयर के बारे में बात करेंगे, जो कि एग्जाम में यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है किस गण में अपूर्ण मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। ठीक है, आपको बताना है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस किसके अंदर पाई जाती है, कौन से ऑर्डर के अंदर पाई जाती है, ये आपको बताना है। लेपिडोप्टेरा के अंदर, होम्योप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा या कोलियोप्टेरा, इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि होमोप्टेरा के अंदर अपूर्ण मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं एग्जाम में यहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अपूर्ण कायांतरण में 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। पहला अंडा होता है, उसके बाद निम्फ बनता है, फिर उसके बाद एडल्ट बनता है। ठीक है, ये 3 चरणों में इसको गुजारा जाता है। अपूर्ण कायांतरण को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, यहाँ हेमीमेटा बोला कहते हैं, जिसको आर्ध कायांतरण के रूप में जाना जाता है, प्रत्यक्ष कायांतरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसका पहले क्रम है यज्ञ, उसके बाद निम्फ बनता है, बाद में वयस्क बनता है। ठीक है, तो इस रूप से ये चलता है। ऐसे कायांतरण निम्नलिखित ऑर्डर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर कि अपूर्ण कायांतरण कौन कौन से ऑर्डर के अंदर देखने को मिलता है, तो यहाँ पर 5 ऑर्डर दिए हुए हैं जिसके अंदर अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है। जैसे आर्थोप्टेरा की बात करें, इसके अंदर पाया जाता है। आर्थोप्टेरा के अंदर टिड्डी आ जाएगा, तिलचट्टा, ठीक है, ल्यूकास्ट, ये 3 उदाहरण आपको याद रखना है। थाईसेनोप्टेरा के अंदर थ्रिप्स याद रखना है। हेट्रोप्टेरा के अंदर बग्स याद रखना है। आइसोप्टेरा के अंदर दीमक याद रखना है। और होमोप्टेरा के अंदर एफिड और लीफ आते हैं। ये पांचों जो आप ऑर्डर देख रहे हैं, ये किस प्रकार के हैं? तो ये अपूर्ण कायांतरण है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मुक्ताकार एंटीनी किसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो मोलिनी फॉर्म टाइप एंटीनी किसके अंदर देखने को मिलता है? दीमक के अंदर, भूभृंग के अंदर, या पल्स बीटल के अंदर, या श्लभ के अंदर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा दीमक के अंदर देखने को मिलता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शनों की भी बात कर लेते हैं। अगर भूभृंग की बात करें तो उसमें मिलीफॉर्म एंटीनी पाई जाती है। पल्प बीटल की बात करें तो इसके अंदर पैक्टिनेट टाइप की एंटीनी पाई जाती है। स्लब की बात करें तो स्लब में फिलामेंट टाइप की एंटीनी देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फसल और कीट पतंगों का जोड़ा सही नहीं है, यानी कि सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए चारों ऑप्शनों को देख लेते हैं। गन्ना का इसका प्रमुख कीट जो है गुरदासपुर बेधक होता है, ये तो एकदम ठीक है। ठीक है, गन्ने का जो कीट है गुरदासपुर बेधक लगता है। मूंगफली का वाइट गर्ब, ये भी ठीक है, सफ़ेद गिडार के नाम से जानते हैं, ये भी ठीक है। रेपसीड के अंदर यानी कि मस्टर्ड के अंदर एफिड देखने को मिलता है, ये भी ठीक है। सूरजमुखी के अंदर पेंटेड बग देखने को मिलता है, तो ये गलत है, इनकरेक्ट हो जाएगा। ये पेंटेड बग किसके अंदर देखने को मिलता है? तो पेंटेड बग आपको याद रखना है फूल गोभी के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, फूल गोभी के अंदर देखने को मिलता है पेंटेड बग, तो इसलिए इनकरेक्ट ढूंढना था। तो सुमेलित नहीं, इसमें से कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। दोस्तों दोबारा एक बार यहाँ देख लेंगे ताकि आप लोगों को बढ़िया से याद हो जाए, जो कि एग्रीकल्चर टीए के अंदर एसटीए एग्जाम के लिए, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए, इन एग्जामों में काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गन्ने का जो कीट है गुरदासपुर बेधक, मूंगफली का सफ़ेद गिडार, रेपसीड का एफिड हो जाएगा, फूल गोभी का पेंटेड बग। इस प्रकार से आपको याद करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है।
क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्याज और लहसुन का घातक कीट है। तो यहाँ पर घातक कीट बताना किसका, प्याज का और लहसुन का। तो यहाँ पर मिलीबग है ऑप्शन में, थ्रिप्स है, बल्ब वेदक है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि थ्रिप्स जो है ये खतरनाक कीट है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्याज और लहसुन का सर्वाधिक हानि पहुँचाने वाला कीट थ्रिप्स है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है अरिस्टेट एंटीना पाई जाती है। तो बताना अरिस्टेट एंटीना किसके अंदर पाई जाती है, जहाज मक्खी में, घरेलू मक्खी में, टिड्डा में, या दलहनी बीटल में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि हाउस फ्लाई के अंदर देखने को मिलता है अरिस्टेट एंटीना, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ एंटीना के और भी कुछ उदाहरण है, जैसे अरिस्टेट एंटीना की बात करें तो घरेलू मक्खी और फल मच्छिका दोनों के अंदर देखने को मिलता है। तंत्र रूप जो एंटीना होती है टिड्डा, टिड्डी और लाल कपास बग तीनों में देखने को मिलता है। कंठहार एंटीना जो है ये दीमक के अंदर देखने को मिलती है, और रोमिल एंटीना जो है मादा मच्छर के अंदर देखने को मिलती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है स्पॉन्जिंग प्रकार के माउथ पार्ट पाए जाते हैं। स्पॉन्जिंग टाइप के माउथ पर पार्ट पूछ रहा है, किसके अंदर देखने को मिलता है, हाउस फ्लाई के अंदर, हनी बी के अंदर, या मॉस्किटो के अंदर, या इनमें से उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि हाउस फ्लाई के अंदर देखने को मिलता है स्पॉन्जिंग टाइप का माउथ, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और भी माउथ के पार्ट कीटों से संबंधित याद रखेंगे, जैसे काटने और चबाने वाले पूछता है एग्जाम में, तो तिलचट्टा और टिड्डा दोनों आपको याद रखना है, ये काटने और चबाने वाले मुखांग पाए जाते हैं। चुभाने व चूसने वाले मुखांग किस में देखने को मिलता है, तो प्लेट पेंटेड बग और मच्छर के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। चबाने व चाटने वाले मधुमक्खी याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया चबाने और चाटने वाले मधुमक्खी के अंदर, ठीक है। यहाँ देखेंगे रेटन और चूसक प्रकार के जो होते हैं ये थ्रिप्स के अंदर मुखांग देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर देखेंगे शोषकाकार जो है ये घरेलू मक्खी के अंदर देखने को मिलते हैं इसके मुखांग, ठीक है। साइफनी मुखांग किसमें, मोथ और बीटल, ठीक है। इसमें देखेंगे साइफनी मुखांग जो होते हैं मोथ और बटरफ्लाई यानी कि तितली के अंदर देखने को मिलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना आप लोगों के बीच शाम को 8 बजे रोज़ाना लेकर उपस्थित रहते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है पायरीला कीट के किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। तो ठीक है, पायरीला जो कीट है इसमें किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं, तो ये पायरीला जो कीट होता है ये गन्ने के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। गन्ने का प्रमुख कीट माना जाता है पायरीला। तो ये इसके अंदर जो मुखांग होते हैं किस प्रकार के देखने को मिलते हैं, चुभाने व चूसने वाले, काटने व चबाने वाले, चबाने व चाटने वाले, या शोषकाकार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, चुभाने व चूसने वाले मुखांग देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पर एक और उदाहरण आपको याद रखना है, पायरीला कीट में चुभाने व चूसने वाले मुखांग पाए जाते हैं। इसके अलावा हेमीप्टेरा गण के जितने सभी भी कीटों के अंदर, ठीक है, हेमीप्टेरा गण के सभी कीटों में बग्स हो, चाहे बाइट्स हो, चाहे फ्लाई हो, चाहे एफिड हो, सब में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं, चुभाने वह चूसने वाले मुखांग पाए जाते हैं, याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ज्वार के तना बेधक कीट का वैज्ञानिक नाम बताना है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है काइलोपार्टिलस, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ज्वार के तना बेधक कीट का वैज्ञानिक नाम होता है काइलोपार्टिलस, ठीक है। धान के तना बेधक कीट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है सिसेमिया इन्फ्रेंस, ठीक है। इन्फ्रेंस ये आपको याद रखना है धान का तना बेधक का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है आम का मिलीबग अंडे देता है। आम में एक मिलीबग लगता है, तो ये अंडे कहाँ पर देता है, तने पर देता है, पुष्पक्रम पर देता है, या मिट्टी पर, या पत्ती पर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये सॉइल के अंदर देता है, मिट्टी के अंदर देता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं आम का मिलीबग कीट मिट्टी में अंडे देता है, जबकि फ्रूट फ्लाई फल मक्खी जो होती है ये फल में छेद करके अंडे देती है, ठीक है। फ्रूट फ्लाई कहाँ पर देती है, फलों के अंदर छेद करके उसमें अंडे दे देती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
10 पर। 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार की मधुमक्खियों में डंक मिलते हैं। तो कौन सी मधुमक्खियों के अंदर डंक देखने को मिलता है। रानी मधुमक्खी में, तो रानी मधुमक्खी में देखने को नहीं मिलेगा। नर मधुमक्खी, ठीक है, इसमें भी नहीं मिलते। कर्मी जो वर्कर होते हैं इसके अंदर डंक देखने को मिलता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कर्मी मधुमक्खियों की संख्या छत्ते में सर्वाधिक होती है। वास्तव में ये निषेचित अंडों से निकली हुई मादाएं होती हैं। इन्हें रॉयल जेली खाने को बहुत कम मिलती है, जिससे ये बांझ रह जाती हैं तथा संतान उत्पन्न नहीं कर पाती हैं। इनका आकार छोटी व पतली और उदर में डंक रहता है। ठीक है, उदर को निचली सतह में मोम ग्रंथियाँ होती हैं। ये आपको याद रखना है। पूछ सकता है उदर के निचली सतह में ग्रंथियाँ किसके अंदर देखने को मिलती हैं। तो ये आपको याद रखना, कर्मी जो मधुमक्खी होती हैं, वर्कर जो मधुमक्खी होती हैं, उनके अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कीट के शरीर में 3 अंग होते हैं। ठीक है, एक कीट के अंदर उसके शरीर के अंदर 3 अंग होते हैं। वो 3 अंग कौन कौन से होते हैं, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे सिर, वक्ष, पेट, जिसको उदर कह सकते हैं। बी ऑप्शन है सिर, पैर और वक्ष। पैर तो होगा नहीं। उसके बाद यहाँ देखेंगे सिर, वक्ष, पंख, इसमें पंख आ गया, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें हेड पाया जाता है, थोरेक्स पाया जाता है, एडोमन पाया जाता है। ठीक है, ये तीनों ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कीटों की क्या विशेषता होती है। ठीक है, तो कीटों की यह विशेषता होती है कि कीटों का शरीर जो होता है 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, सिर और वक्ष और उदर में विभाजित होता है, 3 पार्ट में विभाजित होता है। इसके बाद देखेंगे दूसरा विशेषता है कि इसके शरीर का बाह्य कंकाल, बाहरी जो कंकाल होता है वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। ठीक है, काइटिन नामक पदार्थ का बना होता है, जो कि एक लचीला होता है, याद रखेंगे। तीसरी विशेषता है इनका वक्ष 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, पूछ सकता है इनका वक्ष कितने भागों में बटा होता है, तो 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन से, अग्रवक्ष, मध्यवक्ष और पश्चवक्ष। ठीक है, 3 भागों में इसको बांटा गया है। इसके बाद देखेंगे कि प्रत्येक वक्ष में या निम्न तल पर एक एक जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। ठीक है, 3 वक्ष होते हैं, इस प्रकार से 3 वक्ष होते हैं, तीनों पर एक एक जोड़ी टांगे पाई जाती हैं, यानी कि 6 पैर होते हैं, तो टोटल 3 जोड़ी होंगे। ठीक है, याद रखेंगे। इनमें यकृत नहीं होता। ठीक है, इसमें यकृत नहीं होता, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, परंतु लार ग्रंथियां इसके अंदर पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कीट विज्ञान से संबंधित है। तो कीट विज्ञान से कौन सा इसमें संबंधित है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीटों का अध्ययन, नेमाटोड का अध्ययन, मधुमक्खियों का अध्ययन, या इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, इसमें कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ इंसेक्ट के अंदर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद देखेंगे एंटोमोलॉजी के अंदर कीटों का अध्ययन करते हैं, फाइटोलॉजी के अंदर पौधों और रोगों का अध्ययन करते हैं, नेमाटोडोलॉजी के अंदर सूत्रकृमि का अध्ययन करते हैं, मेट्रोलॉजी के अंदर जलवायु का अध्ययन करते हैं, और इकोलॉजी के अंदर पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होगा, आसान क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भृंग जिसको बीटल के नाम से हम जानते हैं, श्रेणी में आने वाला कीट है। कौन सी श्रेणी के अंदर आता है बीटल जो है, तो यहाँ आप देखेंगे लेपिडोप्टेरा के अंदर, हेमियोप्टेरा के अंदर, या थाईसेनोप्टेरा के अंदर, या कोलियोप्टेरा के अंदर। तो इन चारों में से बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोलियोप्टेरा के अंतर्गत आएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन राइट आंसर। यहाँ पर देखेंगे और भी कीटों का यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हम बात करें कोलियोप्टेरा गण, इसके अंदर बीटल आएगा और विविल्स आएंगे। ठीक है, याद रखना है, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। कोलियोप्टेरा के अंतर्गत कौन से कीट आते हैं, बीटल आते हैं और विविल्स आते हैं। लेपिडोप्टेरा के अंतर्गत यहाँ पर देखेंगे बटरफ्लाई और मोथ आते हैं। ठीक है, तितली और मोथ आ जाएंगे लेपिडोप्टेरा के अंदर। हेमियोप्टेरा के अंतर्गत बग्स आते हैं, और थाईसेनोप्टेरा के अंतर्गत थ्रिप्स आते हैं, और हेमियोप्टेरा के अंतर्गत बी यानी कि मधुमक्खियाँ आ जाएंगी, वेप्स आ जाएंगे, एंट यानी कि चींटियाँ आ जाएंगी। ठीक है, और डिप्टेरा के अंतर्गत आपको याद रखना है ट्रू फ्लाई आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये सब आपको उदाहरण याद रखने हैं कीटों के, कौन से आर्डर के अंदर कौन से कीट आते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है लाल बाल इल्ली का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है, क्या होता है। तो लाल बाल इल्ली का वैज्ञानिक नाम होता है इंसेक्टा एल्बी स्ट्राइगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इंसेक्टा
एल्बिस स्ट्राइगा होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, जो कि काफ़ी बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लाल बाल इल्ली, या इसको हम कह सकते हैं लाल भोरड़ी का कुतला, या कमला के नाम से इसको जाना जाता है, कनारा के नाम से जानते हैं, ये इसके अन्य नाम है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है इंसेक्टा एल्बिस स्ट्राइगा, या इंसेक्टा मूरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। दोनों ही नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी फैमिली की बात करें, कुल की बात करें तो एरिबीडी इसकी फैमिली है। ठीक है, तथा यह लेपिडोप्टेरा गण से कीट है। ठीक है, लेपिडोप्टेरा गण का कीट है, ये भी आपको याद रखना है। दक्षिण भारत में जो पाए जाने वाला सार्वभक्षी कीट है उसको हम इंसेक्टा एल्बिस स्ट्राइगा के नाम से इसको जाना जाता है। यह दक्षिण भारत में पाए जाने वाला सर्वभक्षी कीट है। सर्वभक्षी का मतलब होता है कि खरीफ में होने वाले जितने भी पौधे होते हैं सभी को ये नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, जैसे जो विशेषकर पौधे नुकसान पहुंचाता है, जैसे सनई है, मक्का है, ज्वार है, तिल है, मूंग है, इन सब पौधों को अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। इस कीट के जीवन काल की बात करें तो इसका जो जीवन काल होता है वो 26 से लेकर 41 दिन में पूरा हो जाता है। लेकिन इसके जो लार्वा होते हैं, लार्वा को हम कैटरपिलर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो लार्वा को किस नाम से जानते हैं? कैटरपिलर के नाम से इसको जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है बैगन में लिटिल लीफ रोग किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो सब लोग जानते हैं माइकोप्लाज्मा के कारण ये होता है। ठीक है, तो लिटिल लीफ किसके कारण होता है? माइकोप्लाज्मा के कारण। लेकिन इसका वाहक पूछ रहा, प्रसार का काम कौन करता है, ट्रांसमिटेड का काम कौन करता है? तो इसमें से बताना है चारों में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। मक्खी के द्वारा, या लीफ हॉपर के द्वारा, व्हाइट फ्लाई के द्वारा, या सीड के द्वारा। तो इन चारों में से बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पत्ती बेधक, जिसको हम लीफ हॉपर के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बैगन में लिटिल लीफ रोग पत्ती बेधक के द्वारा ही प्रसारित होता है। यह रोग माइकोप्लाज्मा के कारण होता है, जो कि सिस्टीरियम फाइस्टिस नामक कीट से फैलता है। रोगी पौधा जो होता है वो बौना रह जाता है, यानी कि छोटा रह जाता है, झाड़ीनुमा बन जाता है, पत्तियों का आकार छोटी रह जाती हैं। ठीक है, रोकथाम की बात करें तो रोगी पौधों को सबसे पहले उखाड़ कर क्या करना चाहिए? जला देना चाहिए। ठीक है, लीफ हॉपर से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मेलाथियान का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये कीटनाशी है, तो 0.1% की दर से घोल बनाकर इसमें स्प्रे कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है वर्कर बी, यानी कि जो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, क्या है? ड्रोन है, नपुंसक नर है, या नपुंसक मादा है, या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्ट्राइल फीमेल होती हैं ये। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में यहाँ देख लेंगे। श्रमिक मधुमक्खियाँ नपुंसक मादा होती हैं, स्ट्राइल फीमेल होती हैं। छत्ते में श्रमिक मधुमक्खियों की संख्या सर्वाधिक होती है। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। छत्ते के अंदर जो कौन सी मधुमक्खियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो श्रमिक जो होते हैं, वर्कर जो होते हैं, इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। वास्तव में ये निषेचित अंडों से निकली हुई मादाएं होती हैं। इन्हें रॉयल जेली बहुत कम मात्रा में दिया जाता है। ठीक है, तो जिसके कारण ये क्या हो जाती हैं? बांझ रह जाती हैं और संतान उत्पन्न नहीं कर पाती हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दीमक के निवास स्थान को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो दीमक जहाँ पर रहते हैं उनके निवास स्थान को किस नाम से जानते हैं? कैनाल के नाम से जानते हैं, या टनल के नाम से, या केव के नाम से, या माउंट के नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा माउंट के नाम से इसको जाना जाता है। उसके घर को माउंट के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। दोस्तों दीमक के बारे में थोड़ा यहाँ और जानेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ सकता है। तो दीमक के निवास स्थान को माउंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दीमक के जो निवास स्थान होता है उसको माउंट के नाम से जानते हैं, ये आप बता चुके हैं। दीमक को पंखी के नाम से भी जाना जाता है। यह आइसोप्टेरा गण का कीट है। ठीक है, कौन से गण का है, कौन से ऑर्डर का है? तो आइसोप्टेरा ऑर्डर का है। ठीक है, तथा टर्मिटिडी फैमिली से बिलोंग करता है। टर्मिटिडी फैमिली से ये बिलोंग करता है। यह संसार के लगभग सभी क्षेत्रों में मिलता है, परंतु भारत, बर्मा, लंका, मलाया, ऑस्ट्रेलिया आदि में बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पीड़क आलू के कंद को खेत और भंडारण दोनों जगह पर आक्रमण करता है? ठीक है, यानी कि खेत के अंदर भी आक्रमण करेगा और जहां पर हम आलू को भंडारित करेंगे वहां पर भी वह आक्रमण करेगा। तो ऐसा कौन सा कीट है जो दोनों जगह क्षति पहुंचाता है? तो आलू का चेपा, लेडीज बर्ड बीटल, आलू का कंद मौत, या पोटैटो ब्लैक कटवर्म। इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आलू का कंद मौत।
ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे थोड़ा इसके बारे में। पोटैटो ट्यूबर मोथ, आलू का कंद मोथ कीट जो होता है आलू की खड़ी फसल को क्षति पहुंचाता ही है, साथ ही साथ यह भंडारण गृह तक भी पहुंच जाता है। इसके पतंगे जो होते हैं आलू की आँखों में अंडे देते हैं। ठीक है, जो आलू होता है आँख जहाँ से पौधा उत्पन्न जर्मिनेट करता है वहाँ पर ये अंडे दे देता है और उसको वहाँ से क्षति पहुँचाता है। और इसके बाद 15 से 20 दिन बाद उसमें सुंडियाँ निकल आती हैं। अंडे देने के बाद 15 से 20 दिन बाद उसमें सुंडियाँ निकल आती हैं। ये सुंडियाँ कंदों में घुसकर उसको खोखला कर देती है। इस प्रकार से ये क्षति पहुँचाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विनाशकारी जीव एवं कीट अधिनियम किस वर्ष में पास हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। विनाशकारी जीव एवं कीट अधिनियम किस वर्ष पास हुआ ये आपको बताना है। 1914, 1320, 1937 या 1968। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि 1914 में ये पास हुआ। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं विनाशकारी जीव एवं कीट अधिनियम 1914 में ये पास हुआ। राज्य से राज्य में विनाशकारी जीव और कीट संक्रमित होने की संभावना के परिवहन को प्रतिबंधित करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है बेसिलस थुरिजेंसिस का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। ठीक है, एक प्रकार का जीन होता है बेसिलस थुरिजेंसिस, बीटी जीन, जिसको नाम बीटी जीन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग बैगन में भी किया गया, कपास के अंदर भी किया गया। तो ये किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, यस आइशवाटा के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बेसिलस थुरिजेंसिस पहली बार 1901 में जापानी वैज्ञानिक यस एसीवाटा ने किया था। सन 1911 में इसे पुनः अर्नेस्ट वार्नियर ने पुनः खोजा, जो कि मोथ कैटरपिलर में रोग उत्पन्न किया। यह 1 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्रीकल्चर टीए और उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के एग्जामों के लिए। केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फरीदाबाद में अंदर स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है, तो याद रखना है ये प्रयोगशाला फरीदाबाद में स्थित है। कब बनी थी, 1971 में। ठीक है, सन भी आपको याद रखना है, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर पूछे कीटनाशी अधिनियम कब लागू हुआ था, कब कार्य करना शुरू किया, तो कीटनाशी अधिनियम 1968 में कार्य करना शुरू कर दिया था। ठीक है, यहाँ से भी एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है धान की गंदी बग की कौन सी अवस्था सबसे हानिकारक होती है। तो धान के अंदर गंदी बग लगता है। ठीक है, तो इसकी कौन सी अवस्था जो होती है सबसे हानिकारक अवस्था मानी जाती है। एडल्ट, लार्वा, प्यूपा या एडल्ट और निम्फ दोनों। तो यहाँ पर इसकी अवस्था जो सबसे ज़्यादा हानिकारक एडल्ट और निम्फ। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एडल्ट और निम्फ सबसे ज़्यादा हानि पहुँचाती हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे यह कीट खेतों में जून के महीने में दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, किस महीने में, जून के महीने में दृष्टिगोचर होता है तथा वर्षा शुरू होते ही घासों में अंडे देना शुरू कर देता है और जैसे ही धान के पौधे उगते हैं तथा उन पर पहुंच जाते हैं। ये कीट प्रौढ़ तथा यानी कि एडल्ट और निम्फ दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं। दोनों के अंदर चुभाने व चूसने वाले मुखांक पाए जाते हैं। ठीक है, चूसने और चुभाने वाले मुखांक पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में यह जून से लेकर अक्टूबर तक तथा उत्तर भारत में ये जून से लेकर अक्टूबर तक तथा दक्षिण भारत में नवंबर से लेकर दिसंबर तक सक्रिय रहते हैं। ठीक है, यहाँ से एग्जाम पूछता है कि उत्तर भारत में कब देखने को मिलता है, तो जून से लेकर अक्टूबर तक और दक्षिण भारत में नवंबर से लेकर दिसंबर तक यह देखने को मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा पादप रोगवाहक है। तो कौन सा पादप रोगवाहक है, तो इसमें से बताना है एफिड है या वाइट फ्लाई ऑफ कॉटन है या फ्रूट फ्लाई है या ग्रास ऑपल है। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि व्हाइट फ्लाई ऑफ कॉटन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सफ़ेद मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बेमेसिया टेबेसी होता है, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जो कि कपास का लीफ कर्ल, भिंडी का वेन क्लियरिंग, तंबाकू का लीफ कर्ल, ठीक है, और इस प्रकार के जो विषाणु जनित रोग हैं इनका प्रसार का काम करता है। ठीक है, विषाणु जनित रोगों का ये प्रसार का काम करता है। कौन? सफ़ेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई, बेमेसिया टेबेसी, आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है सफ़ेद ग्रब किस फसल का हानिकारक कीट है? ठीक है, व्हाइट ग्रब जिसको कहा जाता है किस प्रकार की फसल को हानि पहुंचाता है? धान, गेहूं, मूंगफली, सरसों। तो व्हाइट ग्रब जो होता है ज़मीन के अंदर रहता है, जड़ों को ये काटता है, ऊपर से पौधा सही दिखता है, लेकिन धीरे धीरे पौधा सूख जाता है, मुरझा जाता है। ऐसा लगता है कि पानी की कमी के कारण मुरझा रहा है, किसके कारण, लेकिन किसानों को पता नहीं, जैसे हम पौधे को उखाड़ते हैं आसानी से उखड़ जाता है उसकी, क्योंकि उसकी जड़ों को खा जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा हानि पहुँचाता है ये ग्राउंड नट को। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सफ़ेद ग्रब जो है ये मूंगफली की फसल को हानि पहुंचाता है। मूंगफली के साथ साथ अन्य फसलों को हानि पहुंचाता है, जैसे ज्वार है, बाजरा है, उसके बाद गन्ना है, मूंगफली है, लेकिन सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है ये मूंगफली को, याद रखेंगे। यह पूरे भारत में मिलता है। ठीक है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर इसको नहीं देखा जाता और सब जगह देखने को मिलता है। वर्षा ऋतु में प्रारंभ होते ही इसका प्रकोप आरंभ होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गन्ने का तना छेदक कौन सा है? तो गन्ने का तना छेदक इसमें से बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, चीलो इन्फ्यूज कैटलस सेल। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चीलो इन्फ्यूज कैटलस सेल ये जो है गन्ने का तना छेदक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसका गण पूछे, आर्डर पूछे, तो लेपिडोप्टेरा गण से बिलोंग करता है। फैमिली की बात करें तो ये इसकी फैमिली होती है कौन सी? पायरालिडी। ठीक है, पायरालिडी इस फैमिली से बिलोंग करता है, ये याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 26 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ये जो वीडियो है दोस्तों एंटोमोलॉजी की, आपके एग्रीकल्चर टीए के अंदर एसटीए एग्जाम के लिए, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, एग्रीकल्चर के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी एग्जामों के लिए बहुत ही बेहतरीन सीरीज है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। 3 पार्टों में हम बनाएंगे, तीनों पार्ट जरूर देखिएगा दोस्तों। आपकी एंटोमोलॉजी यहीं समाप्त हो जाएगी 3 वीडियो के अंदर। इससे अलावा आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। DDT है, आपको बताना है DDT क्या है। तो DDT एक प्रकार का ध्रुमक विष होता है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुमक विष होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे DDT की खोज किसने की थी और इसका पूरा नाम क्या होता है। तो DDT का पूरा नाम सबसे पहले देख लेते हैं। डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन होता है, इतना बड़ा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, पूरा नाम होता है DDT का। ठीक है, इसकी खोज की बात करते हैं। खोज कब की गई थी? तो 1939 में खोज की गई थी। ठीक है, DDT की खोज 1939 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? पॉल मूलर ने सबसे पहले इसकी खोज की थी। तो यह एक प्रकार का क्या होता है? ध्रुमक विष होता है। ठीक है, फ्यूमिगेट्स विष होता है जिसे भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ये अब मार्केट के अंदर नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। सफ़ेद भृंगक का वैज्ञानिक नाम है, आपको बताना सफ़ेद भृंगक जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, किस नाम से इसको हम जानते हैं। तो सफ़ेद भृंगक का नाम होता है होलोट्राकिया कांसुगुनिया। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। होलोट्राकिया कांसुगुनिया के नाम से इसको जानते हैं। यहाँ पर देखेंगे और कुछ कीटों का वैज्ञानिक नाम जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। चने की सूंडी की बात करें तो हेल्को आर्पा आर्मीजेरा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, चने की सूंडी को हेल्को आर्पा आर्मीजेरा के नाम से इसको जाना जाता है। सफ़ेद भृंग की बात करें तो होलोट्राकिया कांसुगुनिया के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखेंगे। कर्ब वर्ग की बात करें तो स्पेडोप्टेरा लाइटुस इसको कहा जाता है। बेमेसिया टेबेसी सब लोग जानते हैं, सफ़ेद मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है बेमेसिया टेबेसी या टेबेसाई इसको कह सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे सफ़ेद भृंगक जो होता है ये किसको किसको नुकसान पहुँचाता है? ज्वार को, बाजरा को, गन्ने को, मूंगफली को, इन फसलों को ये नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, इसका अन्य नाम भी आप याद रखेंगे। सफ़ेद भृंगक का अन्य नाम क्या होता है? इसको गिडोला के नाम से जानते हैं या गुबरेला के नाम से भी जानते हैं और कुरमुला के नाम से जानते हैं। कॉप्चेफर काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। कॉप्चेफर किसका नाम है? तो ये हो जाएगा कॉप्चेफर जो होता है ये सफ़ेद भृंगक का नाम होता है, वाइट ग्रब जिसको कहा जाता है। सबसे ज़्यादा ये मूंगफली के अंदर नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कीटों का वर्गीकरण एवं नामकरण किस नियम और शाखा के अंतर्गत आता है। ठीक है, कीटों का वर्गीकरण और नामकरण किस नियम और शाखा के अंतर्गत इसको रखा गया है, आकार की, शरीर की, वर्ग की या परिस्थिति की। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि वर्ग की। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आकार की के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, कीटों के बाहरी आकार और बाहरी आकार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, कीटों के बाहरी आकार का अध्ययन आकारकी के अंतर्गत किया जाए। शरीरकी के अंतर्गत शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक है, वर्गीकी के अंदर कीटों का वर्गीकरण और नामकरण का अध्ययन किया जाता है। परिस्थितिकी के अंदर कीटों की परिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कीट किस में चुभाने व चूसने वाले मुख पाए जाते हैं। ठीक है, कौन सा ऐसा कीट है जिसके अंदर चुभाने व चूसने वाले मुखांक पाए जाते हैं, हेमिप्टेरा, आर्थोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा या आइसोप्टेरा। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हेमिप्टेरा गण के अंदर चुभाने व चूसने वाले मुखांक पाए जाते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आपको याद रखना है कि हेमिप्टेरा गण में कौन सा कीट आता है, तो बग्स जितने होते हैं वो हेमिप्टेरा गण के अंतर्गत आते हैं। इसके जो मुखांक होते हैं चुभाने व चूसने वाले होते हैं। काटने व चबाने वाले मुखांक किसके अंदर देखने को मिलता है, तो काटने व चबाने वाले मुखांक जो होते हैं दो गण आपको याद रखना है, एक कोलियोप्टेरा याद रखना है, एक आइसोप्टेरा याद रखना है। ठीक है, आइसोप्टेरा के अंतर्गत आर्थ्रोपोडा से संबंधित जितने कीट आते हैं वो आ जाएंगे, और यहाँ पर कोलियोप्टेरा में तिलचट्टा आपको याद रखना है। चबाने व चाटने वाले मुखांक जानते हैं मधुमक्खी के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, मधुमक्खी जो आ जाएगी ये हाइनोप्टेरा के गण के अंतर्गत आ जाएगी। साइफनाकार, ठीक है, ये साइफनाकार मुखांक तितली के अंदर देखने को मिलते हैं, ये लेपिडोप्टेरा गण के अंतर्गत आएगी। इसके बाद स्पंजाकार की बात करें तो इसके अंदर डिप्टेरा गण से संबंधित जितने भी आते हैं, जैसे घरेलू मक्खी, ठीक है, ये डिप्टेरा गण के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके जो मुखांक होते हैं स्पंजाकार होते हैं। ठीक है, स्पंजाकार आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो इन सब चीज़ों को आपको याद होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है आलू के स्लब कीट की क्षति अवस्था बताना है। सूंडी क्षति पहुंचाती है या वयस्क या कृमिकोष या इनमें से कोई नहीं। तो आलू के स्लब कीट की क्षति सबसे ज़्यादा कौन से इसमें जो अवस्था है वो हानि पहुंचाती है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सूंडी सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है। ठीक है, तो इसकी अवस्था सूंडी जो है सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है। यहाँ देखेंगे आलू का जो स्लब कीट होता है, सामान्य नाम इसका आलू की सूंडी है। ठीक है, इसको सामान्य नाम क्या है, आलू की सूंडी के नाम से इसको जाना जाता है। यह जो कीट है आलू, बैगन और सोलेनेसी कुल की अन्य पौधों पर भी पाए जाते हैं। यह लेपिडोप्टेरा की ग्लेचिडी कुल में आता है। ठीक है, लेपिडोप्टेरा की ग्लेचिडी कुल के अंतर्गत आता है। इसकी सूंडी जो क्षति पहुंचाती है, ये पहुंचाती है कोमल टहनियों तनों में छेद करके सुरंग बनाती है और अंदर घुस जाती है, और इसका जीवन काल जो होता है 25 से लेकर 39 दिन का होता है। ठीक है, याद रखेंगे 25 से लेकर 39 दिन का इसका जीवन काल होता है। एक मादा कीट अपने जीवन काल में 100 से लेकर 150 अंडे देती है। याद रखेंगे एक मादा अपने जीवन काल में कितना अंडा देती है, 100 से लेकर 150। इसका जीवन काल 25 से लेकर 39 दिन का होता है। कोमल टहनियों को खाती है, उसके अंदर छेद करके उसके अंदर घुस जाती है, इस प्रकार से ये क्षति पहुंचाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है WP संक्षिप्त रूप था। तो WP संक्षिप्त रूप किसका है, वेजिटेबल लेई का, जलीय लेई का या वेजिटेबल चूर्ण का या इनमें से कोई नहीं। तो इसको क्या कहा जाता है, वेटेबल पाउडर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, वेटेबल पाउडर के रूप में इसको जाना जाता है। इसका WP संक्षिप्त रूप होता है, पूरा नाम होता है वेटेबल पाउडर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, किसी भी बीज रसायन के भार में वृद्धि करने के लिए इसको मिलाया जाता है। इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका प्रयोग धूल के रूप में दे रहे रसायनों में होता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है सैनिक कीट किस फसल को सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है। तो सैनिक कीट सबसे ज़्यादा क्षति कौन सी फसल को पहुंचाता है, उड़द है, अरहर है, मूंग है या धान है। तो याद रखेंगे धान। ठीक है, धान की फसल को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है। काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है। ठीक है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, नेक्टेडी फैमिली से बिलोंग करता है, यह आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, इसकी फैमिली का नाम, तो नेक्टेडी फैमिली से ये बिलोंग करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। टोबैको कैटरपिलर का प्रयोग किस फसल में होता है।
जूट में, गन्ना में, इल्यूशन में या चुकंदर में। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि जूट के अंदर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं टोबैको, कैटरपिलर, जूट और चुकंदर दोनों फसलों में लगता है, परंतु जूट की फसल में सबसे ज़्यादा हानि पहुँचाता है। यह हरे रंग का कैटरपिलर्स होता है जो पौधों की ऊपरी पत्तियों को नष्ट कर देता है, जिसके बाद पौधे की वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्प्रेयर्स का प्रयोग करने से पहले साफ करते हैं। तो स्प्रेयर को प्रयोग करने से पहले किससे हम साफ करें? 1% क्लोरीन जल से, या 1% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, 1% अमोनिया जल से, या 1% ब्रोमीन जल से। तो इसका प्रयोग करते हैं बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, 1% HCl से इसका प्रयोग किया जाता है, या कह सकते हैं 2% हम अमोनियम जल में साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, अमोनिया जल की मात्रा 2% और 1% HCl, दोनों में से किसी एक का प्रयोग जल में घोल बनाकर इसका साफ कर लेना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ें, आंसर दें। क्वेश्चन कह रहा है साइनो गैस पंप है, एक बताना साइनो गैस पंप जो है क्या है? डस्टर है, स्प्रेयर है, या फ्यूमिगेटर्स है, या एम्पलीफायर है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन फ्यूमिगेटर्स है। ठीक है, ध्रुमक का प्रयोग करते हैं, इसको कहते हैं फ्यूमिगेट्स। तो यहाँ देख सकते हैं ध्रुमक है एक प्रकार का, फ्यूमिगेटर है। तो इसमें और भी फ्यूमिगेटर का प्रयोग करते हैं, जैसे अन्य उसके नाम होते हैं, जैसे हम डस्टर के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, डस्ट, यहाँ देखें साइनो गैस पंप हो गया, डस्टर, प्लंजर डस्टर हो गया, यहाँ पर बिलो डस्टर हो गया, हैंड रोटरी डस्टर हो गया, पाउडर डस्टर हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको याद करना है किसमें, ध्रुमक यंत्र। ठीक है, यहाँ तक आपको जितने दिखाई दे रहे हैं ये सब साइनो गैस पंप, डस्टर, प्लंजर डस्टर, ठीक है, ब्लो डस्टर, हैंड रोटरी डस्टर, पाउडर डस्टर, ठीक है, ये सब क्या है, ध्रुमक यंत्र हैं। यहाँ पर स्प्रेयर की बात करें तो स्प्रेयर में आपको याद रखना है फुट स्प्रेयर, ठीक है, पावर स्प्रेयर, नेप सेक स्प्रेयर और हैंड मोटोलाइजर। ठीक है, और यहाँ पर हैंड कंप्रेशन, ये सब जितने आप देख रहे हैं ये सब स्प्रेयर के अंतर्गत आते हैं। इसका कभी कभी नाम पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तरल विष प्रलोभिका किसके नियंत्रण हेतु प्रयोग की जाती है? तरल विष प्रलोभिका किसके नियंत्रण के लिए प्रयोग में ली जाती है? कटुआ कीट, फल चूसक स्लब, दीमक या तिलचट्टा। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन फल चूसक स्लब। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फल चूसक स्लब जो होता है प्राय फलों से रस को चूसने का काम करते हैं और फल पर काले काले धब्बे बना देते हैं, जिसके नियंत्रण के लिए हम तरल विष प्रलोभिका का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से ट्रेप फसल कौन सी है? ट्रेप फसल कौन सी है? सनई, बाजरा, भिंडी या मक्का। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि भिंडी का प्रयोग करते हैं ट्रेप क्रॉप के रूप में। ट्रेप क्रॉप क्या होता है यहाँ देखेंगे, मुख्य फसलों के कीड़ों से बचाने के लिए अन्य फसलों को मुख्य फसल के चारों ओर यानी कि किनारे पर लगा दिया जाता है। जैसे हम कपास के चारों ओर क्या लगाएंगे, भिंडी का पौधा लगाएंगे। ठीक है, और ये भिंडी जो होती है ट्रेप फसल का काम करेगी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गन्ने का मूल बेधक क्षति पहुंचाता है जड़ को, तने को, पत्ती को या बीज को। तो गन्ने का जो मूल बेधक होता है किस चीज़ को क्षति पहुंचाता है? तो ये पहुंचाएगा तने को। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गन्ने का रूट बोरर जो होता है जड़ बेधक कीट का प्रकोप मई जून में तने पर होता है। ठीक है, मई जून के महीने में किस पर होता है? तने पर होता है। तने को जमीन की सतह के बराबर पहली पोरी में या केवल एक छेद का होना, सूखी हुई गोभ का आसानी से न खिंचना बल्कि टूट जाना, ये जड़ बेधक कीट की पहचान होती है। याद रखेंगे, इसकी पहचान भी आप याद कर लेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है श्वेत गिडार के प्रति वर्ष कितनी पीढ़ियाँ पाई जाती हैं? ठीक है, व्हाइट गर्भ की बात कर रहा है। तो इसकी प्रति वर्ष कितनी पीढ़ियाँ पाई जाती हैं? 1 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 7 पीढ़ी। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसकी जो पीढ़ी पाई जाती है, एक ही पीढ़ी पाई जाती है एक वर्ष में। ठीक है, एक वर्ष में कितनी पीढ़ियाँ पाई जाती हैं? एक ही पीढ़ी पाई जाती हैं, याद रखेंगे। श्वेत गिडार को हम अन्य नाम से जानते हैं, गिडोला के नाम से जानते हैं और कुरमुला के नाम से जानते हैं। ठीक है, दोनों ही नाम याद रखेंगे, गिडोला और कुरमुला के नाम से जाना जाता है। कभी कभी श्वेत गिडार ना देके गिडोला या कुरमुला यहाँ पर दे सकता है। तो ये इसकी जो मुख्य फसल है जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, ज्वार है, बाजरा है, गन्ना है, मूंगफली है। इन फसलों पे अधिकतर ये देखा गया, सबसे ज़्यादा हानि ये मूंगफली को पहुंचाता है,
याद रखेंगे। इसकी जो अवस्थाएं हैं जो हानि पहुंचाती है, एक तो गर्भ हानि पहुंचाती है और एक प्रौढ़ हानि पहुंचाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हानि की बात करेंगे तो वो गर्भ के द्वारा हानि पहुंचाई जाती है, याद रखेंगे। इसका जो जीवन चक्र होता है दोस्तों वो 129 से लेकर 150 दिनों का होता है। 129 से लेकर 150 दिनों का इसका जीवन चक्र होता है, लाइफ साइकिल होती है इसकी। और इसकी एक ही पीढ़ी इसमें देखने को मिलती है 1 वर्ष के अंतर्गत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है किस बग में भोजन और लार नलिका बनती है। तो बताना कौन सा ऐसा बग है जिसके भोजन में लार नलिका बनती है। मैंडिबल से, मैक्सिलरी से, या स्टेम से, या मैंडिबल और मैक्सिलरी दोनों से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि मैंडिबल और मैक्सिलरी दोनों से ही भोजन और लार नलिका इसमें बनते देखने को मिलता है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन करा है थ्रिप्स किस गण में आता है। ठीक है, थ्रिप्स का ऑर्डर बताना किस ऑर्डर के अंतर्गत आएगा। तो थ्रिप्स जो है दोस्तों वो आ जाएगा थीसानोप्टेरा में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। थीसानोप्टेरा के अंतर्गत आ जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे सभी का ऑर्डर सामने आपके लिखा हुआ है। आर्थोप्टेरा के अंतर्गत टिड्डी आएगी, और थीसानोप्टेरा के अंदर थ्रिप्स आ जाएंगे। कोलियोप्टेरा के अंतर्गत सफ़ेद लट, कद्दू का लाल कीड़ा। ठीक है, और आइसोप्टेरा के अंतर्गत दीमक आ जाएगा। लेपिडोप्टेरा के अंतर्गत बिहार भुर्री और लाल भुर्री दोनों लेपिडोप्टेरा के अंतर्गत आएंगे। हेमियोप्टेरा का याद रखेंगे गन्ने का कीट जो पायरिला है। ठीक है, ये हेमियोप्टेरा गण के अंतर्गत आ जाएगा। डिप्टेरा की बात करें तो फल मक्खी, ये आपको याद रखना है, ये डिप्टेरा गण के अंतर्गत आएगी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन करा किसके अगले जोड़े पंख एलिट्रा कहलाते हैं। किसके अगले जोड़े पंख जो होते हैं वो एलिट्रा के नाम से जाना जाता है। हेमियोप्टेरा, आइसोप्टेरा, कोलियोप्टेरा या आर्थोप्टेरा। तो इन चारों में से बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलियोप्टेरा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोलियोप्टेरा के अंतर्गत कौन से आएंगे, खपरा आ जाएगा और भृंग। ये दोनों ही कीट आपको याद रखना है, जो कि एग्जामों में पूछा जाता है कि कोलियोप्टेरा गण के अंतर्गत कौन कौन से कीट आते हैं। तो खपरा और भृंग आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 आपको ध्यान देना है कि खोदने वाली टांगें पाई जाती हैं। तो कौन से कीट के अंतर्गत खोदने वाली टांगें पाई जाती हैं। ठीक है, टांग कई प्रकार की होती हैं, पकड़ने वाली, चढ़ने वाली, दौड़ने वाली, कूदने वाली। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी टांगें पाई जाती हैं अलग अलग कीटों में। तो आपको बताना खोदने वाली टांगें जो होते हैं कौन से कीट के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो मोल क्रेटस जो होते हैं, मोल क्रिकेट कह सकते हैं, ये ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर खोदने वाली टांगें पाई जाती हैं दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मोल क्रिकेट में। और यहाँ पर देखेंगे अलग अलग कीटों में अलग अलग टांगें पाई जाती हैं। जैसे बात करें चढ़ने वाली टांगें तो कॉकरोच और बग्स के अंदर चलने वाली टांगें पाई जाती हैं। ठीक है, ये चलते हैं। ठीक है, चलने में काम आती हैं इनकी टांगें। कॉकरोच और बग के अंदर चलने वाली टांगें पूछे तो कॉकरोच, बग याद रखना है। दौड़ने वाली टांगें ईयर बिग और चींटियाँ, ये दौड़ने वाली टांगें होती हैं। पकड़ने और चढ़ने वाली टांगें किसके अंतर्गत मिलती हैं। तो बालों के अंदर जो जूं होते हैं इसके अंदर देखने को मिलती हैं। कूदने वाली टांगें टिड्डा आपको याद रखना है, झींगुर याद रखना है, और फ्ली बीटल जो होता है इसके अंदर कूदने वाली टांगें देखने को मिलती है। आवाज़ करने वाली टांगें काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिड्डे के अंदर देखने को मिलेगा और झींगुर के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, झींगुर कौन से, वो भी नर कीट के जो झींगुर होते हैं इनमें आवाज़ करने वाले टांगें देखने को मिलती है। खोदने वाली टांगें, ठीक है, तो मोल क्रिकेट, अब ये आया था क्वेश्चन, ये मोल क्रिकेट जो होता है इसके अंदर खोदने वाली टांगें। और अगर मोल क्रिकेट नहीं दिया है तो दूसरा 2 ऑप्शन और आपको याद रखने हैं, ग्राइलोटेल्पा। ठीक है, ग्राइलोटेल्पा और साइकेडा के निम्फ, इसके अंदर खोदने वाली टांगें पाई जाती हैं। उसके बाद याद रखना है तैरने वाली टांगें। तो तैरने वाली जो टांगें पाई जाती हैं वो डाइटिल्कस और जाइंटर वाटर बग के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद देखें कि पराग एकत्रित करने वाली टांगें, तो सब लोग जानते हैं मजदूर मधुमक्खी जो होती है इसके अंदर पराग एकत्रित करने वाली टांगें देखने को मिलती हैं। शिकार पकड़ने वाली टांगें मेंटिस आपको याद रखना है। चढ़ने व चिपकने वाली टांगें घरेलू मक्खियों के अंदर। ठीक है, चढ़ने व चिपकने वाली टांगें घरेलू मक्खियों के अंदर, हाउस फ्लाई के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 44 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है मादा मैंगो हॉपर अपने अंडे कहाँ देती है। पत्ती के ऊपरी सतह पर, पत्ती के निचली सतह पर, पत्ती के मध्य सिरा के अंदर, या पत्ती के किनारे के ऊतकों पर।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, पत्ती के निचली सतह पर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पत्ती के निचली सतह पर। याद रखेंगे। अगर यहाँ पर पूछे ये कीट किसके कौन से गण के अंतर्गत आता है, तो याद रखेंगे हेमिप्टेरा गण के अंतर्गत आता है। ठीक है, और मैंगो हॉपर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आपको याद रखना है अमरीटोडस, ठीक है, एक्टिनिसोनी। ठीक है, एटकिनिसोनी, अमरीटोडस एक्टिनिसोनी इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ये हेमिप्टेरा गण के अंतर्गत आता है। ये जो कीट होता है आम के पेड़ पर फरवरी के महीने में दिखाई देता है। उसी समय मादा कीट मैथुन की क्रिया के 3 से 4 दिन के बाद कोमल टहनियों और पत्तियों की निचली सतह पर यह अपना अंडरोपक धंसाकर अंडे दे देती है। एक मादा अपने जीवन काल में लगभग 200 अंडे कई दिनों तक देती है। ठीक है, 200 अंडे तक देती है, कई दिनों में देगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सिगरेट बीटल है, तो सिगरेट बीटल इसमें से बताना है कौन सा है। 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, लेसियोडर्मा। ठीक है, लेसियोडर्मा जो है एक प्रकार का सिगरेट बीटल है, याद रखेंगे, कई बार एग्जामों में ये पूछा गया है। अगर पूछे बायोडर्मा तो बायो पेस्टिसाइड जो होता है बायोडर्मा, और ट्रोगोडर्मा ट्राइकोडर्मा जो होता है ये याद रखें गेहूं का खपरा बीटल और कैबिनेट बीटल जो होता है ये ट्रोगोडर्मा के अंतर्गत आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इपीरिकेनिया मिलेनोल्यूका एक परजीवी है, बताना किसका, मकड़ी का है, दीमक का है, पायरिला का है या कॉकरेज का है। इपेरिकेनिया और मिलेनोल्यूका एक परजीवी कीट किसका है, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पायरिला का है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पायरिला का परजीवी जो होता है एपेरिकेनिया मिलेनोल्यूका है। ठीक है, याद रखेंगे, जो कि गन्ने में लगने वाले एक भयंकर कीट है। ये हेमिप्टेरा गण के अंतर्गत आता है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है पायरिला पार्पुसिला। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया। पायरिला का वैज्ञानिक नाम इसी समझ देते पायरिला पार्पुसिला, ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। लेकिन आपको इसका ऑर्डर याद रखना, किस ऑर्डर के अंतर्गत आता है, तो हेमिप्टेरा गण के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान में रजत परोह बनाता है, सिल्वर सूट कौन बनाता है, ये आपको बताना। सफ़ेद मक्खी, गाल मक्खी या तना मक्खी या ग्रास हॉपर। तो सिल्वर सूट कौन बनाता है धान के अंतर्गत, ये आपको बताना है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गाल मक्खी। ठीक है, ये जो है ये सिल्वर सूट बनाती है, याद रखेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ और देख लेंगे कि धान में जो रजत परोह है एक गाल मक्खी से बनता है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है ओर्सियो और सिलोलिया ओराइजी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ओरसी ओलिया ओराइजी इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, और ये किस गण का सदस्य है, तो डिप्टेरा गण का सदस्य है। और सबसे ज़्यादा जो इसके जो नुकसान पहुंचाता है वो लार्वा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इसको सिल्वर सूट के नाम से भी जाना जाता है या ओनियन सूट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पौधे की वृद्धि रुक जाती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन पार्थेनियम भक्षक है, तो पार्थेनियम भक्षक कौन है इसमें से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा जो है ये पार्थेनियम भक्षक कीट है, याद रखेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे कुछ और, यहाँ पर इसको आप बढ़िया से पढ़ लेंगे। खरपतवार का नाम दिया है, कौन से खरपतवार का प्रभावी कीट का नाम। ठीक है, कौन सा ये इधर पार्थेनियम है, कांग्रेस घात है। ठीक है, इन घासों को जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा, ठीक है, ये प्रभावी कीट है, इसको नष्ट करता है। नागफनी जो है इसको कोक्टोप्लास्टिस कैक्टोरस, ठीक है, ये हानि पहुंचाता है, इसको नष्ट कर देता है। उसके बाद मोथा को आपको याद रखना है, मोथा के 2 कीट जो है मोथा को नष्ट करते हैं। ये एक तो आपको याद रखना है एल्थे साप्टिक्यूटा पाई साइपेरी, एक तो ये हो गया, एक हो गया बैक्टामीनिया और बिबिल। ठीक है, ये दोनों ही हानि पहुंचाते हैं। और लेंटाना जो घास होती है इसको नष्ट करने वाला कीट होता है क्रोसोडेस्मा लेंटाना। ठीक है, ये इसको नष्ट कर देता है, इसको खाकर नष्ट कर देता है।
उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। मधुमक्खी में किस प्रकार की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं? ठीक है, हनी बी के अंदर बताना किस प्रकार की एंटीनी पाई जाती हैं। तो हनी बी के अंदर जो एंटीनी पाई जाती हैं वो जेनिकुलेट पाई जाती हैं। ठीक है, जेनिकुलेट प्रकार की एंटीनी देखने को मिलती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं एक तरफ एंटीनी का नाम दिया है और एक तरफ कीट दिया है। जेनिकुलेट टाइप की एंटीनी जो होती है मधुमक्खी के अंदर और वेब्स के अंदर देखने को मिलती है। अस्टेट टाइप की जो एंटीनी है ये घरेलू मक्खी में देखने को मिलती है। सिरलेट टाइप की आम का तना बेधक जो कीट है इसके अंदर देखने को मिलता है। और लैम्पिलेट टाइप का बीटल्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और मोनली फार्म, ठीक है, यहाँ पर मोनली फार्म है ये दीमक के अंदर देखने को मिलता है। मोनली फार्म प्रकार की एंटीनी किसमें देखने को मिलता है? दीमक के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्राइसेलिस प्यूपा है, बीटल का है, मधुमक्खी का है, मच्छर का है या तितली का? क्राइसेलिस प्यूपा किसका है ये आपको बताना है। तो ये प्यूपा जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा तितली का। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्राइसेलिस तितली का प्यूपा होता है, याद रखेंगे। मधुमक्खी का जो होता है वो होता है एंडिक्टस प्यूपा, तितली का क्राइसेलिस प्यूपा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन बैगन का प्रारोह फल बेधक है? तो आपको बताना है ब्रिंजल का शूट और फ्रूट बुरर कौन सा है, उसका नाम बताना है, वैज्ञानिक नाम क्या होता है। ठीक है, तो दो ऑप्शन आपके सामने हैं, तो ये दोनों ऑप्शन होंगे नहीं, दो ऑप्शन और देख लेते हैं। दोनों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है, ल्यूसिनोडस आर्बोनेलिस। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ल्यूसिनोडस आर्बोनेलिस। ये हो जाएगा किसका नाम? ब्रिंजल शूट फ्रूट बुरर का। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं ल्यूसिनोडस आर्बोनेलिस बैगन का प्रारोह और फल बेधक है। इसकी गण की बात करें, आर्डर की बात करें तो ये लेपिडोप्टेरा गण के अंतर्गत आता है। फैमिली की बात करें तो क्रेमिडे फैमिली के अंतर्गत ये आता है कीट। ठीक है, बैगन की कोमल टहनियों और तनों में छेद करके सुरंग बनाती हुई अंदर घुस जाती हैं, जिससे ऊपर की फुनगी जो होती है मुरझा कर लटक जाती है। इसके बाद देखेंगे मादा कीट अपने जीवन काल में 100 से लेकर 150 अंडे देती हैं। अंडे जो होते हैं कोमल टहनियों पर और फलों पर और कलियों पर, ठीक है, जो मुलायम कलियां होती हैं उस पर ये अपने पत्तियों की निचली सतह पर अंडे देती हैं। ठीक है, पत्तियों के निचली सतह पर ये अंडे देती हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है स्लिपरी बैंड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो स्लिपरी बैंड का प्रयोग किसके लिए करते हैं? फ्रूट फ्लाइज के रूप में, हेयर कैटरपिलर के लिए, या मैंगो स्टेम बोरर के लिए, या मैंगो मिलीबग के लिए? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मैंगो मिलीबग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, स्लिपरी बैंड का प्रयोग। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मैंगो मिलीबग को पेड़ पर चढ़ने से रोकने के लिए क्या करते हैं, ग्रीज बैंड या स्लिपरी बैंड लगा दिया जाता है। ग्रीज बैंड बनाने के लिए 4 भाग रेंडी का तेल, ठीक है, और 5 भाग इसका रेंजीन के साथ 10 मिनट तक गर्म करते हैं तथा इस बने हुए अर्ध तरल को मोटे कागज पर फैलाकर पेड़ के तनों पर जमीन से 1 मीटर की ऊंचाई पर बांध देते हैं, जिससे इसके जो शिशु होते हैं, छोटे छोटे लार्वा जो होते हैं, पेड़ पर चढ़ ना सके। ठीक है, चढ़ने से रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों, काफी मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है मैगट्स के मुखांग किस तरह के होते हैं? तो मैगट्स के मुखांग बताना है किस प्रकार के होते हैं, तो काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होते हैं बाइटिंग एंड चिमिंग टाइप्स के मुखांग होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैगट्स की बात आई है तो इसके आर्डर की बात कर लेते हैं, तो ये डिप्टेरा आर्डर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिप्टेरा गण के जो कीट होते हैं जैसे फल मक्खी हो गया, अरहर सूट फ्लाई हो गया, अरहर फ्रूट फ्लाई हो गया आदि इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाते हैं। तो इनके जो मुखांग होते हैं वो काटने और चबाने वाले मुखांग होते हैं, यानी कि बाइटिंग एंड चिमिंग टाइप के मुखांग पाए जाते हैं। ठीक है, जो जिससे यह क्या काम करते हैं, तनों की पत्तियों को काट कर गिरा देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे पेल्पिजर आधारीय भाग है। तो पेल्पिजर जो है ये किसका आधारीय भाग माना गया है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये मैक्सिलरी पल्प का होता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 55 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है लेडी बर्ग बीटल है, आपको बताना है लेडी बर्ग बीटल
क्या है, परभक्षी है, परजीवी है, या 1 और 2 दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, परभक्षी है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। 56 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। किस चरण में गंदी कीट पौधे पर आक्रमण करता है? तो कौन सा ऐसा गंदी बग का स्टेज आती है जो कि पौधों पर आक्रमण करता है? तो ये आपको बताना है। 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि फ्लावरिंग और मिल्किंग स्टेज पर सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गंदी बग को नियंत्रण करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए नियंत्रण करने के लिए मैलाथियन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 5% या धूल के रूप में अगर प्रयोग करें तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से शाम काल के जब कम हवा रहे उस समय इसका छिड़काव करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है कट कृमि किसके लिए प्रमुख कीट है? तो कट वर्म जो है किसका प्रमुख कीट माना जाता है? कौन सी फसल का? गेहूं का है, नींबू वर्ग का है, आलू का है, या मूंगफली का? तो कट वर्म सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है आलू का। ये आलू का प्रमुख कीट माना जाता है, ये आपको याद रखना है। ये जो कट वर्म होता है इसके जो कीट होते हैं दिन में ढेलों के नीचे छिपे रहते हैं और रात में फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। इस कीट की जो सूंडियाँ होती हैं आलू के कंदों के अतिरिक्त आलू के पौधों की जो शाखाएँ होती हैं उनको भी काटकर नुकसान पहुँचाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस कीट के प्रकोप से हॉपर बर्न हो जाता है? तो कौन सा ऐसा कीट है जिसके प्रकोप से हॉपर बर्न हो जाता है? फड़का, गन्ने का पायरीला, फुदका, या हरा फुदका? भूरा फुदका या हरा फुदका दोनों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भूरा फुदका के कारण होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामों में आया हुआ है। तो ये इसकी जो फैमिली होती है दोस्तों, फैमिली कभी कभी पूछ लेता है, हेमिप्टेरा गण से ये बिलोंग करता है। कौन? भूरा फुदका। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है लाख में रेंजीन का अंश होता है। लाख जो होता है उसमें रेंजीन का अंश बताना कितना % होता है? 28, 48, 68 या 78? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 68% होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लाख क्या होता है? लाख यानी कि लक्ष्य कीट जो होता है, ठीक है, इसकी ग्रंथियों से एक द्रव्य के रूप में निकला हुआ पदार्थ होता है जो सूख कर ठोस सख्त बन जाता है। लाख जो कई पदार्थों का मिश्रण होता है, ठीक है, इसके अंदर कई पदार्थ मिलकर लाख का निर्माण करते हैं। जैसे रेंजीन की बात करें तो 68% इसके अंदर रेंजीन की मात्रा पाई जाती है। रंगीन पदार्थ 10% पाया जाता है, मोम 6% पाया जाता है, गोंद 5.5% पाया जाता है, शर्करा की बात करें 4%, और मिट्टी, कूड़ा आदि इसमें 6.5% पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सेरीकल्चर कहते हैं। तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से, रेशम से, लाख से, या मछली से? तो सेरीकल्चर का जो संबंध है ये रेशम कीट से है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट से, एपीकल्चर मधुमक्खी, ओलरीकल्चर सब्जी, फ्लोरीकल्चर फूल, पोमोलॉजी फल, या यहाँ पर पीसीकल्चर मछली, हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है भारत में टिड्डी दल अंडे देती हैं। तो भारत में जो टिड्डी दल जो है ये कहाँ पर प्रजनन करती है, कहाँ पर अंडे देती है? पंजाब में, उड़ीसा में, राजस्थान या उत्तर प्रदेश में? तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि पंजाब के अंदर। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं टिड्डियाँ जो होती हैं वर्षा ऋतु में पाकिस्तान भारत में प्रजनन कार्य करती हैं। इससे उत्पन्न दल सितंबर में ईरान और अरब चले जाते हैं। टिड्डियाँ जो होती हैं पंजाब, हरियाणा में प्रजनन का कार्य करती हैं, जबकि कम मात्रा में राजस्थान में प्रजनन का कार्य बरसात में करती हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा पंजाब और हरियाणा, ये आपको याद रखना है, यहाँ पर प्रजनन का कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पायरीला कीट है। तो पायरीला कीट किसका है? धान का है, गन्ना का है, गेहूं का है, या बाजरा का है? तो पायरीला जो कीट है मुख्य रूप से ये है गन्ने का। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पायरीला जो होता है गन्ने की फसल का कीट है। यह कीट हल्के भूरे रंग का 10 से लेकर 12 mm लंबा होता है। ठीक है, इसके जो शिशु होते हैं और वयस्क गन्ने की पत्ती से रस चूसने का कार्य करते हैं। यह कीट अप्रैल, मई और दोबारा अगस्त और सितंबर में दिखाई देता है। ठीक है, 2 बार दिखाई देता है, अप्रैल और मई में, और दोबारा अगस्त और सितंबर में दिखाई देता है। यह कीट एक तरफ का
जो होता है मीठा पदार्थ भी अपने शरीर से निकालता है। ठीक है, जो पत्तियों पर एक परतनुमा बन जाता है जिसके ऊपर काली फफूंदी उग आती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 63 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 63 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है आलू को खेत और भंडारण दोनों में हानि पहुंचाने वाला कीट कौन सा है। यानी कि खेत में भी आलू के हानि पहुंचाता है और आलू को अगर भंडारित करते हैं तो वहां पर भी वह कीट हानि पहुंचाता है। तो ऐसा कौन सा कीट है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आलू का जो स्लब होता है, ठीक है, जिसको पोटैटो ट्यूबर मॉथ के नाम से इसको जानते हैं, ये सबसे ज़्यादा हानि पहुँचाता है, दोनों जगह पर हानि पहुँचाता है। याद रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, यहाँ पर सही बताना है। ठीक है, धान का सफ़ेद गिडार नहीं, ये मूंगफली का होता है। आलू में दीमक, ये नहीं लगता, इसमें गेहूं में गेहूं के अंदर दीमक देखने को मिलता है। ठीक है, गन्ने में गंदी बग, ये भी इनकरेक्ट है। यहाँ पर चने का जो फली बेधक है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चने में फली बेधक लगता है जिसको कटुआ कीट के नाम से भी इसको जानते हैं। पॉड बुरर और ग्राम कटवर्म, ये दोनों ही चने में देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे धान में गंदी बग लगता है, सैनिक कीट लगता है, टिड्डा लगता है, दीमक लगता है, हिप्सा कीट लगता है। गन्ने का तना छेदक, दीमक, पायरीला, ठीक है, पायरीला इसका प्रमुख कीट है। आलू में पोटैटो ट्यूब मॉथ, ठीक है, कटवर्म, लीफ हॉपर और इपीलेक्ना बीटल। मूंगफली का सफ़ेद गिडार, वाइट गर्भ जिसको कहते हैं, और लाल भुडरी, ये भी इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट देखेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पैक्ट है यहाँ पर, ये भारत में किस वर्ष लागू किया गया? 1945, 1942, 1928, 1914। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा डी ऑप्शन 1914। ठीक है, 1914 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट जो है ये 1914 के अंदर लगा था, याद रखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट जो है 1914 में लगा। भारतीय विष एक्ट जो लगा था ये 1940 में, और भारतीय औषधि एक्ट आपको याद रखना है, भारतीय औषधि एक्ट जो है 1940 में, और भारतीय विष एक्ट दोनों ही 1940। कीटनाशी अधिनियम कब लगा था, तो ये 1968। कीटनाशी अधिनियम आपको याद रखना 1968। काफ़ी बार एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन करा, कपास की गुलाबी सूंडी का हानिकारक चरण कौन सा है? अंडा है, लार्वा है, प्यूपा है या वयस्क है? तो कपास की गुलाबी सूंडी का हानिकारक अवस्था पूछ रहा है सबसे, तो वो हो जाएगा यहाँ पर लार्वा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुलाबी कीट शत्रु है, कौन सी फसल का गुलाबी कीट शत्रु है? सरसों का है, कपास का है, भिंडी का है या चने का है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कपास का, ये प्रमुख कीट है गुलाबी। ठीक है, गुलाबी कीट, ठीक है, इसको कहते हैं पिंक बॉलवर्म के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसके जो लार्वा होती है, कैटरपिलर जो होते हैं, ये सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 68 पर। यहाँ दोस्तों देखेंगे एक तरफ फसलों का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ कीट दिया हुआ है। कपास का जो प्रमुख कीट होता है गुलाबी कीट होता है, सरसों का जो प्रमुख कीट होता है आरा मक्खी होता है, भिंडी का फल मक्खी होती है, और चने का फल बेधक होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है कौन सी नोजल खरपतवार नाशी के छिड़काव में उपयोगी है? तो कौन सी नोजल है जो खरपतवार नाशी के छिड़काव में उपयोगी है? कौन है, या इम्पैक्ट है, या एन नूलर है, या फ्लैट फैन है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, फ्लैट फैन जो है ये सबसे ज़्यादा उपयोगी है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आरा मक्खी किस फल का प्रमुख कीट है? सरसों का है, मसूर का है, कपास का है या धान का है? तो आरा मक्खी सबसे ज़्यादा हानि किस में पहुँचाती है, कौन से में? तो सरसों का प्रमुख है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरसों का जो प्रमुख कीट है माहू है, सरसों की आरा मक्खी है। ठीक है, ये सब देखने को मिलती है। कपास की बात करें तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पिंक वॉलवर्म। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है। उसके बाद रेड कॉटन बग भी है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद कॉटन लीफ रोलर भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हेलिको आर्पा आर्मीजेरा चना फसल की किस अवस्था को नुकसान पहुंचाता है?
तो हेलिकोबार्पा आर्मीजेरा चने की फसल की किस अवस्था पर हानि सबसे ज़्यादा पहुंचाता है? यहाँ देखेंगे ऑप्शन, जमाव की अवस्था, फली बनने की अवस्था, परिपक्व अवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फली बनने की अवस्था पर सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चने की सुंडी होती है जिसको हम ग्राम कैटरपिलर के नाम से इसको जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम होता है हेलिकोबार्पा आर्मीजेरा के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। इसके बाद 71 के आगे के क्वेश्चनों को कल हम लेके आएंगे शाम को 8 बजे, जरूर आप लोग जुड़िएगा। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, गन्ने के गुच्छानुमा शीर्ष आकार किस कीट के आक्रमण से विकसित होता है? तो गन्ने का जो गुच्छानुमा शीर्ष आकार होता है कौन से कीट के आक्रमण करने से होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा गन्ने का शीर्ष बेधक। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिसको हम टॉप बोरर के नाम से इसको जानते हैं। इसके द्वारा ये होता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं सर्कोफाइगा निवेला इसका वैज्ञानिक नाम होता है, याद रखेंगे, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के यहाँ पर हमारी वीडियो यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।